अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम जो होता है सैटरडे संडे वाला, और ख़ास तौर पे एयर मार्शल कपिल काक साहब वाला जो शो होता है, ये सब लोगों के लिए एक स्पेशल शो होता है, क्योंकि इसमें हम स्पॉटलाइट ऑन इंडिया के हवाले से बात करते हैं। इंडिया को हम फोकस में लाते हैं, और जो इंडिया रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको हम ज़रा कोशिश करते हैं कि ज़रा अच्छे अंदाज से टैकल किया जा सके। अच्छा, एक तो दो चीज़ें हमने बात करनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। लॉयड ऑस्टिन जो है यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने विजिट किया है इंडिया का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट विजिट था। इसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर से बात की, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। इसके साथ साथ उसके बाद हमने देखा कि वो 3 दिन का ट्रिप था, और उसमें उन्होंने उसके बाद फिर वो सीक्रेटली अनअनाउंस्ड विजिट पे अफगानिस्तान भी गए। तो उसका जरा पूरा तजिया करेंगे। दूसरा, हम देख रहे हैं कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों में फ्रीडम जो हाउस है, फ्रीडम हाउस, उसकी रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया इज पार्शली फ्री, इज नो मोर अ फ्री कंट्री। और ये बड़ा डैमेजिंग किस्म की रिपोर्ट थी। अच्छा, इसके साथ साथ हमने देखा है कि उसके बाद फिर वीडेम रिपोर्ट एक आई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेटिक भी नहीं रहा। तो ये बड़ी अजीब अजीब ऊपर नीचे हमने इस तरह की रिपोर्ट्स देखी हैं। उसका आज हम प्रैक्टिकली एक मुजाहरा कर रहे हैं। जो पिछले चंद दिनों से अशोका यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, उनको मजबूर किया गया कि वो रिजाइन कर दें। और ये इनका नाम है प्रताप भानु मेहता। बड़े ही जबरदस्त किस्म के इंटेलेक्चुअल है, मैंने इनको कई दफा सुना हुआ है, बहुत अच्छा बोलते हैं। इन्होंने, मुझे याद है, 1 साल पहले मोदी साहब को करण थापर के शो में फाशिस्ट भी कह दिया था। तो एक ह्यूज कंट्रोवर्सी जो है वो श्राउड कर चुकी है इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में इंडिया के हवाले से। और उनका जो रेजिग्नेशन है, उसने उसमें यह भी कहा गया है कि जो फाउंडर्स हैं अशोका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये कह दी कि ही हैड बिकम पॉलिटिकल लाइबिलिटी। तो इन तमाम उमूर का जायजा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब। एयर मार्शल साहब, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अजूर। एयर मार्शल साहब, सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन साहब की। बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट था, उनका पहला विजिट था। इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं एज ए डिफेंस एनालिस्ट? देखिए, पहला तो इस दौरे के साथ साथ और कुछ क्या हुआ है। आपके नाजरीन जानते हैं कि हाल ही में क्वाड की समिट हुई थी, वर्चुअल समिट, जिसमें हिंदुस्तान की अहमियत क्वाड के लिए बिल्कुल क्लैरिफाई की गई है। और क्वाड के सामने जो कुछ भी स्ट्रेटजीज हैं, मगर एक एक सेंटेंस वहां पे है कि जो क्वाड का या इंडो पैसिफिक इलाका है, ये आजाद रहेगा, खुला रहेगा, बिल्कुल सिक्योर रहेगा और खुशहाल रहेगा। तो इस पे जो कुछ भी आपके नाजरीन समझेंगे, बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एंकरेज अलास्का में अमेरिका और चीन की बातचीत हुई है। वो तो बिल्कुल, वो तो लड़ाई हुई है वो। क्या कुछ कहने वाले थे आप? मैंने कहा वो बातचीत नहीं हुई, वो तो लड़ाई हुई है। सिर्फ हैंड कफ वो उन्होंने वो जो है एक दूसरे को मारा नहीं है सिर्फ। ये एक दुश्मनी, खुल्लम खुल्ला दुश्मनी है। मगर उस दुश्मनी में भी आप कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारे कॉमन एरियाज जो हैं, ईरान, शुमाली कोरिया, अफगानिस्तान और मौसमी बदलाव, इस दुश्मनी में भी मतलब कुछ मुद्दे जो आलम के लिए अहमियत रखते हैं, उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, बातचीत होगी। तो इस माहौल में हम देखते हैं कि लॉयड साहब आए हैं। एक तो क्वाड के जो दिफा के इश्यूज हैं, उनको उस पर बातचीत हुई है। ऑपरेशनलाइज करना के जो फाउंडेशनल बुनियादी समझौते दिफा में हिंदुस्तान और अमेरिका में है, जिससे आपके नाजरीन जानते हैं, लेमोआ है जो लॉजिस्टिक्स का एग्रीमेंट है, कोमकासा है जो कम्युनिकेशंस का एग्रीमेंट हो, और बेका मतलब जो जियोस्पेशियल डेटा है जिसका इस्तेमाल हुआ था मशरकी लद्दाख के जो मतलब एक तरीके के प्रॉब्लम में। तो इनको ऑपरेशनलाइज के साथ और देखना है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के जो दिफा के रिश्ते हैं, उनको एक स्ट्रेटेजिक, हिकमत अमली और मुवाशी डायमेंशंस में कैसा देखा जाएगा।
सबसे बड़ी बात जो हुई है वो शायद अखबारों में नहीं आई है, वो ये है कि आपके नाज़रीन जानते हैं, आप तो खैर बिल्कुल पूरी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो आता है, ज्योग्राफियाई कमांड्स जो अमेरिका की है, सेंट्रल कमांड में आता है, सेंट्कॉम में वो फ्लोरिडा बेस्ड हेडक्वार्टर्स है उसका। और उसके साथ जो इंडो पैसिफिक कमांड है, जो हवाई में हेडक्वार्टर्स हैं, उसमें हिंदुस्तान मौजूद है। तो तीसरा अफ्रीकन कमांड जो है वो बहुत ही अहमियत रखते हैं कि हिंदुस्तान को सीक आउट किया है कि हमें आपकी मदद चाहिए, सिर्फ इंडो पैसिफिक कमांड में ही नहीं, मगर सेंट्रल कमांड और अफ्रीकन कमांड में, ये बहुत ही अहमियत रखता है। बाकी खरीद फरोख्त की जो बात, जैसे पहले कहा जाता था कि बरतानिया एक मुल्क है दुकानदारों का, तो वो तो अमेरिका भी हम कह सकते हैं कि देखिए जो हमारी मिलिट्री के साजो सामान है कितना खरीदना। ये भी देखिए हिंदुस्तान ने पिछले 13 साल में 21-22 अरब डॉलर का साजो सामान खरीदा है अमेरिका से। अब ये 3 अरब डॉलर का जो 30 जो ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन्स बड़े स्पेशल ड्रोन्स हैं, जिससे वो जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एयर पावर में, वो सेंसर भी है, वो शूटर भी है, मतलब वो जानकारी भी संभालेगा, और जब वो पता लगेगा ये है चीज क्या है, इसको कौन सा आपके शस्त्र है, आपके जो कुछ भी वेपन्स हैं, वो कौन से रिलीज करने हैं, वो भी खुद ही कहता है। बाकी जो देखिए मालूमात की जो कम्युनिकेशन की है, मवालियात का या एनर्जी का या इल्म का, इन बातों में काफी है। मगर जो रिवर्स साइड बड़ा दिलचस्प है, आपको इस पे बड़ी दिलचस्पी हुई कि उनके लॉयड ऑस्टिन के आने से पहले जो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी कांग्रेस की है, उन्होंने उनको हिदायत दी, एडवाइस दी, वहां खास तौर पे बॉब मेनेंडेस जो है, जी हाँ, आप उनको हमारी जो कंसर्न्स हैं कि जो भी वस्फ हैं, वैल्यूज हैं जमहूरियत के, और जो पायदारी होनी चाहिए अगर हमारी रिलेशनशिप आप आगे बढ़े, तो आप कैसे कर सकते हैं अगर इंसानी हकूक और जो डेमोक्रेसी की, जिसको आपने बात की अभी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में, कमजोरी आ रही है डेमोक्रेसीज की, उसको संभालना है, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है उसकी फाउंडेशन जो है वो जमहूरियत की है। तो अगर हमारी जमहूरियत में कमजोरी आती है तो उसका असर तो रिश्तों पर भी पड़ा है। तो मैं ये एनडीटीवी की जो रिपोर्ट है वो मैं दिखा रहा हूँ साथ साथ कि यूएस सेनेट कमेटी फ्लैग्स डिटेरियोरेटिंग डेमोक्रेटिक सिचुएशंस इन इंडिया। तो इसमें उन्होंने, बल्कि जो आप बात कर रहे हैं मैं उसको कोट कर देता हूँ, ये एनडीटीवी ने इसको रिपोर्ट किया है। ये बॉब मेनेंडेस जो हैं, ये फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन हैं, और वो ये कह रहे हैं कि द इंडियन गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग क्रैकडाउन ऑन फार्मर्स पीसफुली प्रोटेस्टिंग न्यू फार्मिंग लॉज and corresponding intimidation of journalists and government critics only underscores the deteriorating situation of democracy in India. Moreover, in recent years, rising anti-Muslim sentiment and of political dialogue and arrest of political opponents following the abrogation of Article 370 in Kashmir and the use of sedition laws to persecute political opponents have resulted in the US human rights group Freedom House stripping India of its free status in its yearly global survey. तो ये जो आप बात कर रहे थे उसको मैंने आपको दिखा दिया कि ये एनडीटीवी ने ये लिखा है। जी, मेरा आपने लोड थोड़ा कम कर दिया, ये बात मैं भी करनी थी, मगर इसके एक दो और कुछ इश्यूज हैं, पॉइंट्स हैं, नुक्ते हैं। आपको दिलचस्पी होगी कि अभी हाल ही में उत्तराखंड हमारी एक राज्य है, यहाँ पे रियासत है हिंदुस्तान की, उसके जो वजीर आला हैं उन्होंने कहा है, ये स्टेटमेंट आपके जो कुछ भी आपने कहा है वो एक तरीके से रीइंफोर्स करती है। वो कहते हैं कि कुछ ही देर में जैसे हिंदुस्तान लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्ण की इबादत करते आ रहे हैं, अब थोड़ी देर में ही मोदी साहब की भी इबादत होगी। अच्छा, तो ये देखिए, ये कैसे खतरनाक एक रुख बदल सकता है। और हम जैसे आजाद ख्याली के लोग
जो फौज में रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत दुख की बात है। आपने तो फ्रीडम हाउस की बात की, जो वीडेम इंस्टीट्यूट ने भी कहा था कि ये इंडिया इज अ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। तो अब इस पे तो खैर सरकार ने तो डिसमिस किया है, सब सरकारें जब भी उनके खिलाफ कोई नुक्ताचीनी होती है वो डिसमिस करती। मगर बात ये है कि ह्यूमन राइट्स का इशू जो बॉब मेनेंडेज, चेयरमैन ऑफ फॉरेन रिलेशंस, ये न्यू जर्सी के सेनेटर, उनको कहा कि बात करनी है। जब यहाँ आए तो ऑस्टिन साहब ने पत्रकारों को, नुमाइंदा जो जर्नलिस्ट हैं, नामानिगारों को बताया कि मैंने ये बात उठाई है। मैंने कहा है कि जो माइनॉरिटीज असम में हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये इनके अल्फाज हैं। मगर हिंदुस्तानी रीड आउट क्या था? हिंदुस्तानी रीड आउट नहीं, रीड आउट बड़ा दिलचस्प रीड आउट था। हिंदुस्तानी रीड आउट जो हमारे मंत्रालय, जो खारजा मंत्रालय है, उन्होंने कहा कि हाँ बातचीत हुई, पर उन्होंने कहा, उन्होंने एक तरीके से बात की कि अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं अब देखिए कौन सा रुख लिया जा रहा है। माइनॉरिटी तो उनको आप लेट डाउन मत कीजिएगा, ये मतलब हमने लॉर्ड ऑस्टिन को कहा। तो ये अब देखिए ये यही कह रहे हैं कि जो पर एक मेरे ख्याल में 2-3 चीज और बहुत जरूरी है। वो ये है कि एक तो S-400 का जो मामला है, S-400 का भी इशू है, वो आ रहा है। उस पे हमारी सरकार, हिंदुस्तान की सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम उससे डटेंगे नहीं। वो कुछ महीनों में S-400 सिस्टम आएगा, तो ये कुछ मुश्किलें पैदा कर सकता है मेरे ख्याल में। अमेरिकन जो हैं वो S-400 का जो अल्टरनेटिव है वो क्यों नहीं दे देते, खुद क्यों नहीं दे देते अपना? नहीं, वो देखिए इस पे तो बहुत आपको याद है कि जो 3-3.5 अरब डॉलर का सिस्टम हो, ये सरफेस टू एयर, ये मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये मिसाइल्स और लड़ाकू जहाज जो हैं उनके खिलाफ जो हवाई दिफा है, वो इस वक्त सारे आलम में सबसे बेस्ट सिस्टम माना जाता है। और जो हमने खरीदा है वो हमें लग रहा है कि जैसे मैंने कहा है, तो ये सोच समझ के किया है। जब आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं और उसके साथ काबिलियत की बात कर रहे हैं, दोनों चीजों के साथ, और हमारे यहाँ रूस के काफी सिस्टम्स हैं, तो जो अमेरिका कहता है कि देखिए जैसे टर्की के खिलाफ उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, हम हिंदुस्तान के खिलाफ भी लगाएंगे। मगर ये हमारी तकनीक इतनी आगे है कि हम एक तरीके से फायरवॉल कर सकते हैं कि जो कोई भी अमेरिकी सिस्टम है उनमें कोई दखल नहीं आएगी S-400 में, ना ही S-400 से कोई अमेरिकी जो प्लेटफॉर्म्स है उनमें दखल खतरा होगा। ठीक ठीक। तो सबसे बड़ी बात जो हुई है वो आपने मेरे ख्याल में बात की थी, पर मैं बिल्कुल संक्षेप में ब्रीफली कहना चाहता हूँ। जो ये खुफिया विजिट हुआ है, मेरे ख्याल से, मेरे नजरिए से मुझे कोई शक नहीं था वो जाएंगे। ये सीक्रेट में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो चिट्ठियां आई हैं अफगानिस्तान सरकार को, वो एक धमकी सी दी गई है पिछली चिट्ठियों में, और उसके बाद जमीनी हकीकत दे सकते हैं कि मई 1 को वो अमेरिका वापस जा नहीं सकता है। अब कहा जा रहा है कि वो शायद नवंबर तक रहेंगे। उन्होंने सूरत हाल अशरफ गानी के साथ बात की है, अफगानिस्तान में कंसर्न्स और इंटरेस्ट बताए हैं कि देखिए विड्रॉल होगा नहीं तो इसको एक्सटेंड किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा है, जिसपे हिंदुस्तान अमेरिका से सहमत है, अगर आप तालिबान को इंटरिम गवर्नमेंट में लाएंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा। तो इस पे बातचीत हुई है, मगर सबसे बड़ी बात तो उन्होंने तो खुफिया विजिट की वहां पे अफगानिस्तान में, वो भी नवरोज के दिन पे। नवरोज मनाता जाता है अफगानिस्तान में। और यहाँ पे एक और कनेक्शन है कि हनीफ अतमार जो वजीर खारिजा अफगानिस्तान में है, वो आज दिल्ली में। कल लॉयड ऑस्टिन अफगानिस्तान गए,
और आज उनके वजीर खारजा दिल्ली में है। तो अभी ये दिलचस्प उसके ऊपर हम करते रहेंगे। लेकिन जो हमारा सेकंड टॉपिक है, अब उसकी तरफ आते हैं, और वो है प्रताप मेहता साहब का। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है, उसके बाद अब जो डिबेट शुरू हो गई है वो ये है कि इज इंटेलेक्चुअल थॉट इन डेंजर इन इंडिया। अब ये जो मसला है कि क्या जो कोई बात करेगा उसको अपनी जान की खैर मनानी चाहिए। अब होगा क्या अगर इस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं फ्रीडम हाउस की या वीडम इंस्टीट्यूट की, तो वो तो फिर उनको तो फिर वो क्रेडेंस मिलेगी ना इमाज साहब। नहीं, देखिए, जो कोई भी मेजॉरिटेरियन राइट विंग फोर्सेस जहां इस वक्त रूलिंग डिस्पेंसेशन की जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं, उनके लिए तो वो हमेशा लगता है कि वो दखल अंदाजी कर रहे हैं और गलत बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरीके का जो माहौल है वो एक आंधी तूफान सा माहौल आया है अशोक यूनिवर्सिटी का। आपके नाजरीन शायद इस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स नहीं जानते हैं, मैं ब्रीफली बताऊंगा। ये एक आजाद ख्याली की एक फाउंडेशन पे यूनिवर्सिटी बनाई गई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, और इसका जो सिलेबस है, जो इसका विजन है, जिसको आगे की सूरत हाल को देखें, तो ये सारे आलम और जहां की जो 20 या 25 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उस लेवल के, उस दर्जे की भी ये यूनिवर्सिटी है। करिकुलम जो है, जो इसका जो कंसल्टेंट है, वो एक संस्कृत स्कॉलर है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। और बाकी जैसे मैं कहने वाला था कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, आपने खुद ही कहा प्रताप बानू मेहता बहुत ही एला दर्जे के पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग एडिटर रहे हैं और हैं भी। इंडियन एक्सप्रेस जो एक मेजर डेली माना जाता है हिंदुस्तान में, बड़ा थॉटफुल एक अखबार है। तो इनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है, ना जा सकता है। मगर अब क्या हुआ है कि एक ऐसी सर्कमस्टेंसेस आई, जैसे आपने खुद ही अल्फाज का इस्तेमाल किया, कि वो एक सियासी लायबिलिटी बन गया है। किसके लिए? सियासी लायबिलिटी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होती है। यूनिवर्सिटी में जो माहौल रहता है, आप क्रिएटिविटी कैसे पैदा कर सकते हैं जब तक आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग आप कैसे करेंगे जब तक थिंकिंग और एक्सप्रेशन की आजादी ना हो। आपको आजादी होनी चाहिए, आप लिखेंगे क्या, बोलेंगे क्या। अगर उस पे आप पाबंदियां लगाएंगे इनडायरेक्टली, कि जो आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं कि ये वाइस चांसलर थे, अभी इस वक्त वाइस चांसलर नहीं है प्रताप बानू मेहता। हाँ, तो उन्होंने रिजाइन जो दिया 2019 को मुझे लगता है कि उस वक्त भी उन पे एक तरीके का दबाव लगाया गया कि आप इतनी नुक्ताचीनी सरकार के लिए कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वाइस चांसलर के ओहदे पे रहना थोड़ा उचित नहीं लगता, अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वाइस चांसलर से रिजाइन करूंगा, मगर वो फिर भी प्रोफेसर थे। दूसरे जो अरविंद सुब्रमण्यम है, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं भारत सरकार के, उनकी कब क्रेडिबिलिटी देखिए। अभी वो अमेरिका में पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट के हेड हैं, उस डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करने वाले थे। अब ये है कि आज जो स्टेटमेंट कल निकाली है, स्टेटमेंट जिसपे चांसलर, वाइस चांसलर जो हैं और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन जो हैं, और बड़ा मुझे बहुत हैरत हुई, मतलब एक तरीके का सरप्राइज रहा है कि उस पे सुब्रमण्यम और प्रताप बानू मेहता का भी नाम जोड़ा है। वो बयान यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है कि हमारा कमिटमेंट रहेगा, जो आजाद ख्याली का है, कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो तालिब हैं उन्होंने स्ट्राइक नोटिस दी है। पिछले दिनों से वहां पे जो माहौल है वो बिल्कुल एंटी यूनिवर्सिटी का माहौल शुरू हो गया था। इसमें कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो इसको जगरनॉट ऑफ ऑपरेशन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो है ये पहले से शुरू हुआ था, ये तो अशोका यूनिवर्सिटी वाला जो मामला हुआ ये तो कल्मिनेट हुआ है यहाँ पे आके। ये पहले से कई जगहों पे ऐसे मामला हो चुके हुए थे।
तो क्या इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि शुड द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वरी अबाउट देयर फ्यूचर? नहीं, इस पे सबसे बड़ी दिलचस्प बात है, अगर आपको वक्त लगेगा तो आप प्रताप बानू मेहता की चिट्ठी देखिए जो उन्होंने तालिबों को लिखी है। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा है कि आप तो सुपर हीरोज हैं। दूसरी बात कह कि खिलाफ वर्जी करना तो आपको हक है, वो आपके हक छीना नहीं जा सकता है, मगर इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी और फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी, उस पे आपने जो कुछ भी एक तरीके की प्रोटेस्ट की है, मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूं। और ये भी कहा है कि हमारी अशोका यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन पे एक तरीके का दाग नहीं लगा है, आपके कामों से उसकी रेपुटेशन में इजाफा हुआ है, क्योंकि आपने सारे आलम सारे जहां में, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हैं, मगर कहे हैं कि अंधेरे डार्क शैडोज जो हैं आपके इर्द गिर्द, उनके खिलाफ आपको कदम बरकरार रखने पड़ेंगे। तो मुझे जब मैं छोटा बच्चा था, आजादी के बाद ही एक फिल्म बनी थी, उस पे शायर प्रदीप थे, उन्होंने एक छोटी सी 2 लाइन की नज्म आपको नाजरीन को सुनाना चाहता हूँ। मोहम्मद रफी ने गाया था, बड़े जज्बे से गाया है। हम लाए हैं किश्ती तूफान से निकाल के, हाँ। इस दोष को संभालना बच्चों आपका ही, हाँ। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना संभाल के बच्चों, मतलब ये बच्चों, ये स्टूडेंट्स को एक तरीके से प्रताप बानू मेहता शायर प्रदीप के जो अल्फाज हैं वो दोहरा रहे हैं कि ये अंधेरा छाया हुआ है इस वक्त। अंधेरा क्या है? क्योंकि जो फ्रीडम है, जो जमहूरियत है, मेजॉरिटेरियन फोर्सेस का, जैसे आपने भी कहा था, माइनॉरिटी टारगेटिंग, जिसे लॉयड ऑस्टिन ने भी बताया है, असम की बात की है, तो मगर हम जानते हैं असम में नहीं है, माइनॉरिटी टारगेटिंग सारे हिंदुस्तान में होती है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो अभी भी आईनी जमहूरियत है, उस पे किसी तरह का दाग नहीं लगना चाहिए। तो इसमें आखिर में मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो बात हो रही है सारी की सारी, क्या आप समझते हैं कि वाकईतन इस वक्त आप फील कर रहे हैं एक सफोकेशन, जहां पे एकेडमिक फ्रीडम जो है दैट इज एट स्टेक, दैट इज इन डेंजर? देखिए, मैं यूनिवर्सिटी के साथ रहा हूँ, काफी यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में मैं एक हिकमत अमली की स्टडीज जो हैं उसका एडवाइजर रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ भी रिश्ते रहे हैं। तो एक तरीके से एकेडमिक फ्रीडम में जरूर, इसमें कोई शक नहीं है, इंटरफेरेंस है, दखल अंदाजी है। वो दखल अंदाजी आइडियोलॉजिकल है। अभी इस वक्त जब आप देखते हैं वाइस चांसलर्स की इतनी पोजीशंस खाली हैं महीनों से, और फिल नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि इस वक्त तालीम जो है, तालीम को आप रोक नहीं सकते, तालीम तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, और उस पे वाइस चांसलर जो हैं वो रास्ता दिखाने, तालीम की जो सिक्योरिटी है या तालीम की बरकरारी में उनको हेड्स होने की काफी जरूरत है। तीसरी बात जो है, जो भी हेड्स लगाए जाते हैं वो चुन चुन के लगाए जाते हैं, कि अगर उनकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस, अगर उनकी थोड़ी सी अलग है, जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन हमारी हुक्मरानों की या रूलिंग डिस्पेंसेशन है, तो उस पे, तो ये जो हमारे सामने सारे आलम के सामने, ये इसीलिए अशोक यूनिवर्सिटी ये एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ये निजी यूनिवर्सिटी है, ये पब्लिक फंडिंग नहीं है, इसकी फंडिंग प्राइवेट फिलैंथ्रोपी की है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट फंडिंग है, और हर कुछ प्राइवेट है, मगर फिर भी अगर उस पे ऐसा एक तरीके का सियासी दबाव डाला जा सकता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो हमने अभी जिक्र किया है, ये दोनों प्रोफेसर अब नहीं रहेंगे, कितना नुकसान होगा। तो अब देखिए, हमारे जो आपका सवाल है उसको जवाब तो मैं दे रहा हूँ। अगर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ये हाल है, बाकी जो पब्लिक फंडिंग यूनिवर्सिटी है उनका क्या हाल होगा, और क्या नेगेटिव जो दबाव, नेगेटिव
कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट रहेगा हमारी सारी यूनिवर्सिटी में। 400, 450, 500 यूनिवर्सिटीज है हिंदुस्तान में। तो जो हमारा भविष्य, जो हमारा फ्यूचर है, तो वो हम कैसे दे सकते हैं? मुझे ये एक बहुत दुख की बात है जो मैं देख रहा हूं कि जो भी प्रताप बानू मेहता ने कहा है, बिल्कुल सहमत हूं उनसे। मैं भी घबरा रहा हूं कि ये जो डार्क शैडोज हैं कि एक मेजॉरिटेरियन फोर्सेस का, और जो कुछ भी बात की है फ्रीडम हाउस ने या बीडेम इंस्टीट्यूट ने, या जो सेनेटर बॉब मेनेंडीज ने लॉर्ड ऑस्टिन को हिदायत दी थी, वो भी जबकि अमेरिका और हिंदुस्तान इतने करीब हैं, अभी क्वाड हुआ है, अभी पहला जो एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे आला दर्जे के अफसरान का जहाँ हुआ है, उसके साथ ही ये जोड़ा गया कि आप उनको बताइए अक़लियतों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो आप कार्रवाई कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो उनको याद दिलाइएगा। तो यही आपको सवालों को यही जवाब है। चले अलग-अलग दुआ कर सकते हैं, हम तो दुआ कर सकते हैं माशा साहब, और क्योंकि अगर डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी तो रीजन स्ट्रांग होगा, अगर डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं होगी तो जाहिर है रीजन भी उस तरह स्ट्रांग नहीं होगा। और जाहिर है बड़ा मुल्क होने के नाते इंडिया में जो कुछ होता है उसका इम्पैक्ट नेबरिंग कंट्रीज पे भी आता है। तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला करे कि मामलात अच्छी तरीके से हैंडल हो सकें और लोगों की जो घुटन की कैफियत है वो भी ठीक हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हम बात करेंगे तो मजीद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ शेयर कर रहे होंगे आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया इशराक सर। थैंक यू।